मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 90,000 स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है। जुलाई तक लैपटॉप की राशि मिलने की उम्मीद है। स्कूल शिक्षा विभाग ने माशिम से मेधावी छात्रों की जानकारी मांगी है। इस साल 90,400 विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि दी जाएगी। 7,000 विद्यार्थियों को सरकार स्कूटी भी देगी। 12वीं के सभी स्कूलों के टॉपर को दी जाएगी स्कूटी। तो ये बड़ी खबर बता दें इस समय आपको इस वक्त की मध्य प्रदेश में जो छात्र पास हुए हैं और टॉपर्स हैं उन सबको 12वीं के टॉपर्स को स्कूटी दी जाएगी। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें लैपटॉप की राशि भी दी जाएगी। 90,400 विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि दी जाएगी तो 7,000 विद्यार्थियों को स्कूटी दी जाएगी। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ श्याम सी तोमर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी मैं। श्याम, एक बार फिर से जो ये मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना है इसके तहत जो बच्चों को लैपटॉप और स्कूटी दी जाएगी, इसकी राशि जुलाई तक आने की संभावना है। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री कहना चाहिए विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना पूर्ण योजना का नाम है, पूरा नाम है। और इसके तहत साल 2009-10 में योजना आई और तय किया गया है कि सरकारी विद्यार्थियों की, जो सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं, और समय के साथ कई सुधार हुए, लेकिन सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि वो स्कूल में आएँ, अच्छी पढ़ाई करें, तो उनको उपहार में कुछ देना चाहिए। समय के साथ इस योजना में कई बड़े परिवर्तन देखने को मिले। कभी 85% अंक जो है उनको अनिवार्य किया गया था, उसके बाद इसको 75% पर लाया गया। इसके साथ साथ में स्कूटी जोड़ी गई और लैपटॉप तो सभी विद्यार्थियों को दिया ही जाता है जो टॉपर हैं। इसके साथ साथ में 12वीं के विद्यार्थियों के लिए जो है ये स्कीम है, अब ये तय किया गया है क्योंकि नया सत्र जुलाई से मध्य प्रदेश में शुरू होता है, तो जैसे ही बच्चे स्कूल में आए वो प्रोत्साहित हों, तो सरकार की कोशिश है कि उनको ये उपहार दे दिया जाए और इससे जो उनका मनोबल बढ़ेगा। जो बच्चे 12वीं में हैं वो कॉलेज में जाएंगे तो इससे भी वो भी जो है प्रोत्साहित होंगे। बिल्कुल श्याम, और कब तक बच्चों को ये पैसे मिल पाते हैं इस पर भी हमारी नजर बनी होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक और जहां मध्य प्रदेश में सीएम ने खुशखबरी दी है, छात्रों के लिए इतनी बड़ी खबर है, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पोस्ट पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। सीएम ने प्रियंका गांधी को भी नसीहत दी है। उन्होंने लिखा, कांग्रेस को 70 सालों से झूठ बोलने की बीमारी है, इतनी आसानी से तो जाएगी नहीं। प्रियंका जी, झूठ फैलाने से फुर्सत मिल जाए तो आपकी कांग्रेस सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में किए गए 5,000 करोड़ के चावल घोटाले पर भी 2 शब्द कह दें। आपकी अज्ञानता का फायदा उठाकर हर बार छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता आप लोगों को बुद्धू बना देते हैं। और पिछली बार कांग्रेसियों ने राहुल जी को कह दिया था कि कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ के हर जिले में फूड पार्क बना दिया है। उस झूठ का जवाब छत्तीसगढ़ की जनता ने आपकी पार्टी को रसातल में पहुंचाकर दे दिया और इस बार राशन के मामले में फिर आपकी पार्टी ने आपको बेवकूफ बना दिया। कोई बयान देने से पहले थोड़ा पढ़ लिया कीजिए और थोड़ा होमवर्क करके बयान देंगी तो बार बार फजीहत नहीं होगी। तो ये एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है सीएम विष्णुदेव साय ने। इस पोस्ट के क्या मायने हैं ये हम जानते हैं हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी से, जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए रायपुर से। अनमोल, सीएम ने जो ये पोस्ट किया, सीधा सीधा कांग्रेस पर निशाना साधा, लेकिन होमवर्क करने की नसीहत भी उन्होंने प्रियंका गांधी को दे दी है। बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए ये बहुत बड़ा ट्वीट है सीएम के तरफ से, क्योंकि आपको याद होगा भूपेश बघेल जो रायबरेली के जो हैं बनाए गए हैं सीनियर ऑब्जर्वर, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अप्रत्यक्ष तौर पर भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा है सीएम विष्णुदेव साय ने। और बहुत ही तल्ख लहजे में उनका ट्वीट देखने को मिला है। जितने वो सरल और सौम्य दिखते हैं, बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम इनका एक्स पोस्ट पढ़ेंगे तो आज उन्होंने प्रियंका गांधी को पूरे आड़े हाथों लिया और सीधे तौर पर लिखा है कि आपकी उस झूठ का जवाब छत्तीसगढ़ की जनता आपकी पार्टी को रसातल में पहुंचा कर दे दिया है। देखिए, आपको याद होगा कि अभी कांग्रेस जो है लगातार ये जिक्र कर रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से 5 किलो अनाज दिया जा रहा है मुफ्त, अब उसको ये 10 किलो कर देंगे सरकार में आने के बाद। प्रियंका गांधी ने भी रायबरेली में जनसभा के दौरान इसका भी जिक्र किया। तो अब देखिए, सीएम विष्णुदेव साय का ट्वीट आ गया है। उन्होंने कह दिया है कि देखिए, थोड़ा सा होमवर्क कर लिया कीजिए, थोड़ा सा पढ़ लिख लिया कीजिए और इस तरीके का भ्रम मत फैलाइए।
तो ये देखिए राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पर सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट किया है और इसके कई मायने हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के चावल घोटाला का भी जिक्र किया है, यूपी में चुनाव चल रहे हैं, रायबरेली में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार दौरा कर रहे हैं और जिक्र किसका कर रहे हैं सीएम, छत्तीसगढ़ के घोटाले की। तो ये कहीं ना कहीं पूरे कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में यहाँ पर घोटाला किया है, ठीक उसी तरह कांग्रेस की अगर सरकार फिर से बनती है तो यूपी में भी ठीक इसी तरीके का काम होगा। तो सीएम विष्णुदेव साय का ये बहुत बड़ा ट्वीट है, प्रतिज्ञा, इसे कई मायनों में हमें समझना चाहिए, क्योंकि प्रियंका गांधी की हम बात करें चाहे हम भूपेश बघेल की बात करें, ये हमेशा से बीजेपी के टारगेट पर रहे हैं। बिल्कुल अनमोल, तो छत्तीसगढ़ के जो सीएम है विष्णुदेव साय वो बहुत ही हमेशा नॉर्मल अंदाज में नजर आते हैं, लेकिन ये एक्स पोस्ट बहुत बड़े मायने इसके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज एक बार फिर ओडिशा में प्रचार करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय संबलपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीएम संबलपुर में चुनावी सभा के बाद वापस राजधानी रायपुर लौट आएंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय लगातार ओडिशा के दौरे पर हैं और लगातार वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वहां पर बीजेपी के पक्ष में माहौल तो बना ही रहे हैं, साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में भी जिताने की बात और डबल इंजन के सरकार में कितना विकास होगा इसकी भी बात वो वहां पर लगातार कर रहे हैं। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। विभव पर आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में बदसलूकी का आरोप है। इस मामले में शनिवार देर रात तक सुनवाई के बाद 30 हजारी कोर्ट ने विभव को रिमांड पर भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से विभव की 7 दिन की कस्टडी मांगी थी। पुलिस ने कोर्ट में दावा किया कि विभव ने सीएम आवास में सबूत मिटाने की कोशिश की है। विभव कुमार के वकील ने दिल्ली पुलिस पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। कोर्ट ने विभव की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। इससे पहले मामले में 2 सीसीटीवी भी सामने आए। विस्तार से जान लीजिए इस केस में अब तक क्या कुछ हुआ है और आपको वो विस्तार से बताएंगे। तो आपको लगातार ये बता रहे हैं कि इस केस में अब तक क्या कुछ हुआ है और किस तरह से 2 सीसीटीवी वीडियो सामने आए और स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया, विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। विभव कुमार जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं अब 5 दिन की कस्टडी पर। आपको बताते हैं कि कब क्या कुछ हुआ। 13 मई स्वाति मालीवाल सुबह उन्होंने आरोप लगाया। स्वाति मालीवाल सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पहुंची 13 मई को और 13 मई को अरविंद केजरीवाल के पीए के खिलाफ मारपीट की उन्होंने शिकायत की। 14 मई को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ये माना कि मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार हुआ। 15 मई दिल्ली महिला आयोग की सदस्य वंदना स्वाति मालीवाल से मिली भी थी। वहीं 16 मई को पुलिस ने स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज किया और 16 मई को मालीवाल ने एक्स पर लिखा, मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। तो आपको बता दिया हमने कि अब तक क्या कुछ हुआ और विभव कुमार अब 5 दिन की पुलिस कस्टडी पर। तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 12 बजे आम आदमी पार्टी नेताओं के साथ बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी जेल जेल का खेल ना खेलें, वो खुद बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहे हैं। इतने पीछे पड़े हैं ये आम आदमी पार्टी के, मेरे को तो समझ में नहीं आता। मेरे को जेल भेज दिया, मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सतिंदर जैन को जेल भेज दिया। कहते हैं कभी कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला करा, कभी कहते हैं 1000 करोड़ का घोटाला। मैंने कहा पैसे कहाँ हैं? वो रोज धमकी देते हैं, मैं इसको गिरफ्तार करूंगा, मैं इसको गिरफ्तार करूंगा। अरे हमने तो प्रधानमंत्री बनाया था, थानेदार थोड़ी बनाया था। और मई का महीना चल रहा है, ऐसे में गर्मी और बादल का डबल अटैक प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें मौसम से जुड़ी हुई, जहां पर प्रदेश में गर्मी और बादल का डबल अटैक और अधिकतर इलाकों में गर्मी का कहर है। पारा 40 डिग्री के पार हो चुका है। दतिया में सबसे ज्यादा 47 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया। सागर विदिशा में कई जगहों पर बारिश हुई। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, सागर, निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़ और दमोह में गर्म हवाएं चलने के आसार हैं। तो वहीं मंदसौर, रतलाम, छिंदवाड़ा और बैतूल में आंधी बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है। और शहर का अधिकतम तापमान दतिया में
47.2 डिग्री सेल्सियस, ग्वालियर में 45 डिग्री सेल्सियस, उज्जैन में 42.6 डिग्री, भोपाल की बात कर ले 41.8 डिग्री, इंदौर में 41.3 डिग्री और जबलपुर में 40.3 डिग्री सेल्सियस। तो गर्मी का कहर और राज्य में एक ओर जहां गर्मी तो दूसरी ओर ओले और बारिश की संभावना, और ओले और बारिश भी होते हुए तो प्रदेश में गर्मी और बादल का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मौसम की भी बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम साफ है। शनिवार को 4 से 5 डिग्री सामान्य से कम रहा तापमान और आज का तापमान 37 से 39 डिग्री रहेगा। आज बढ़ेगा तापमान। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले 24 घंटे मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। तो एक ओर जहां मध्य प्रदेश में बारिश और गर्मी दोनों का डबल अटैक, तो वहीं छत्तीसगढ़ में अब मौसम साफ हुआ है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगर हम बात कर ले तो अगले 24 घंटे मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। और इस साल अभी तक किसी भी बड़े शहर में तापमान 45 डिग्री के पार नहीं गया छत्तीसगढ़ में। अब इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ श्याम सिंह तोमर भोपाल से और अनमोल तिवारी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो आपको सीधा उनके पास लिए चलते और उनसे सीधा सवाल करते हैं। सबसे पहले श्याम के पास मैं जाना चाहूंगी। श्याम, अगर मध्य प्रदेश की बात कर ले तो एक ओर गर्मी का कहर, दूसरी ओर बारिश और बादल की संभावना, ऐसे में जो ये है ये किस वजह से हो रहा है, क्या कहना है मौसम विभाग का? देखिए, लगातार हमने सैटेलाइट जो इमेजेस देखी और मौसम वैज्ञानिकों से जो बात की उसमें ये निकल के आया कि मध्य प्रदेश में लगातार मौसम में इसी तरह का फ्लक्चुएशन रहने वाला है, इसी तरह का विचलन रहने वाला है। और जो आपने कहा कि निमाड़ का जो क्षेत्र है या चंबल का जो बेल्ट है वहाँ भीषण गर्मी है, लू चल रही है, हीट वेव्स हैं, तो एक तरफ बाकी महाकौशल से लेकर मध्य भारत, जहाँ भोपाल भी मध्य भारत में शामिल है, मध्य प्रदेश जो है वो शामिल है, यहाँ पर उमस है क्योंकि बादल छाए हुए हैं। तो ये दोहरा जो है कहीं ना कहीं परेशानी कर रही है और इसकी आम वजह जो निकल के आ रही है वो ये है कि तरह तरह के जो है स्पेशल कहना चाहिए सिस्टम बनते हैं और वो सिस्टम बनने के कारण अचानक बादल छा जाते हैं, अचानक गरज चमक के साथ बारिश हो जाती है। और लेकिन इसी बीच सुखद खबर ये है कि मानसूनी जो साइक्लोनिक जो मानसून जो लगातार आगे बढ़ रहा है, अंडमान निकोबार 19 तारीख कल छू जाएगा, उसके बाद 31 और 1 तारीख तय की गई है, 1 जून तय की गई है केरल पहुंचने की, और हमारे यहाँ 20 के बीच जो है बारिश हो जाएगी, मौसम नम और अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल श्याम, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लेकिन मैं अनमोल तिवारी का रुख करना चाहूंगी। अनमोल, अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो वहां अब मौसम साफ है और ऐसा कहना है कि अगले 24 घंटे तक मौसम में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन बड़ी बात यह भी देखी गई कि अभी तक किसी भी बड़े शहर में तापमान 45 डिग्री से पार नहीं गया। क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? देखिए प्रतिज्ञा, हर साल छत्तीसगढ़ में गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है क्योंकि छत्तीसगढ़ में देखिए औद्योगिक क्षेत्र भी काफ़ी ज़्यादा है। बड़े शहर जो है बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, इन क्षेत्रों में गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। लेकिन खास बात इस साल की ये रही कि इस बार कहीं भी 45 डिग्री के आसपास जो है पारा नहीं पहुँचा। अगर मैं छत्तीसगढ़ की मौसम की बात करूं तो पिछले कुछ दिनों से यहां पर बादल छाए हुए थे, हल्की बूंदाबांदी बारिश भी हो रही थी, इसकी वजह से जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई। लेकिन अब मौसम विभाग का अनुमान है कि आज से जो है गर्मी थोड़ी बढ़ेगी, आज 37 से 39 डिग्री के लगभग तापमान रहेगा और कल से जो लगभग है ये लगभग 40 के पार तापमान चला जाएगा। लेकिन सबसे खास बात ये है प्रतिज्ञा कि इस बार जो है अप्रैल और मई का महीना में छत्तीसगढ़ में गर्मी कम पड़ी है और लू का सामना लोगों को करना नहीं पड़ा है, जिससे लोगों को राहत मिली है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रतिज्ञा। बिल्कुल अनमोल, लेकिन आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने के आसार है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी। तो लोगों से हमारी यही अपील है कि काम के बिना बाहर ना निकलें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम और अनमोल तमाम जानकारी के लिए। देखिए, अब मौसम के बाद बात कर लेते हैं लाल आतंक की, क्योंकि नक्सल प्रभावित बस्तर में नक्सली हर पल अपने काम करने के तौर तरीके अब बदल रहे हैं ताकि सुरक्षा बलों को चकमा दे सके। अब बस्तर रेंज में पुलिस ने एक महिला नक्सली सरिता ककेम को गिरफ्तार किया है, जिससे एक राइफल जब्त की गई है। महिला नक्सली ने पूछताछ के दौरान चौंकाने वाला खुलासा किया। इस महिला नक्सली ने दावा किया है कि पिछले 4 महीने में 100 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। नक्सली फर्जी मुठभेड़ का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पुलिस को झूठे केस में फंसाने के लिए अब महिला नक्सलियों को सादे कपड़ों में रखा जा रहा है।
मुठभेड़ में उनके मरने के बाद ग्रामीणों को बरगलाया जा रहा है। इनकी मौत को मुद्दा बनाया जा रहा है। ये महिला नक्सली खुद भी ग्रामीणों के साथ रहकर नक्सलियों के लिए काम करती है और हमेशा सादे कपड़ों में ही रहती थी। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की, क्योंकि शनिवार को दिल्ली में वो रैली को संबोधित कर रहे थे और यहां इंडिया अलायंस और आम आदमी पार्टी पर वो जमकर बरसे। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में हो रहे विकास कार्यों के बीच इंडिया गठबंधन दिल्ली को बर्बाद करने में लगा हुआ है। वे दिल्ली के लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। कांग्रेस की तो 4 पीढ़ियों ने शासन किया, लेकिन 4 सीट पर भी चुनाव लड़ने के लायक नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी के लिए प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वारिस को लेकर भी खुलकर बात कही। उन्होंने कहा कि मैं 50 साल पहले घर से निकल गया था देश सेवा के लिए, मेरा कोई वारिस नहीं है। पीएम ने कहा कि 140 करोड़ देशवासी ही मेरा वारिस है। 50-60 साल पहले मैं अपना घर छोड़ करके निकला था। अगर मेरा कोई वारिस है तो आप ही मेरे वारिस हैं। पीएम मोदी ने भावुक होकर कहा कि मैंने कभी भी लाल किले पर तिरंगा लहराने का सपना नहीं देखा था। तब मुझे भी पता नहीं था कि एक दिन लाल किले पर तिरंगा फहराऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2024 का ये चुनाव भारत के युवाओं के लिए नए अवसर बनाने के लिए है। यह चुनाव भाई भतीजावाद को हराने के लिए है। पीएम ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि यह चुनाव आपकी संपत्ति को छीनने से बचाने का भी है। भाई भतीजावाद, परिवारवाद के चलते भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद करके रख दिया है। ये संपत्तियां दिल्ली के प्राइम लोकेशंस में है, जहां एक एक गज जमीन की कीमत कई लाख रुपए है। क्या इस लूट को दिल्ली के लोग बर्दाश्त करेंगे क्या? तो वहीं प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मोदी की रगों में लोकतंत्र अभी जिंदा है। एक परिवार के लिए सब कुछ हुआ, लेकिन इतने प्रधानमंत्री हो गए, उनको स्मरण करने के लिए उनकी राजनीति, उनका परिवारवाद आड़े आया। ये मोदी है जिसकी रगों में लोकतंत्र जिंदा है। आपको बता दें कि उत्तरी पूर्व दिल्ली की ये सीट सांप्रदायिक रूप से बेहद संवेदनशील इलाकों में से है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगभग 21% मुस्लिम आबादी रहती है। ऐसे आंकड़ों के बावजूद निर्वाचन क्षेत्र सांप्रदायिक आधार पर बटा हुआ नजर आता है। ऐसे में बीजेपी हमेशा इस सीट को गंभीरता से लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अगली खबर की बात करेंगे। कूनो से ग्वालियर पहुंची मादा चीता वीरा ने भंवरपुरा के गांव में बकरियों का शिकार किया। चीता की खबर के बाद वन विभाग की टीम अलर्ट हो गई। भंवरपुरा गांव में पहुंचा वन अमला और रेस्क्यू की कोशिश की जा रही है। तो ये मादा चीता जो है वो कूनो से निकलकर ग्वालियर पहुंची और यहां उन्होंने बकरियों का उसने शिकार किया है। और चीता की खबर के बाद वन विभाग की टीम भी अलर्ट हो गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और ये तस्वीरें, आप चीता की तस्वीरें आपको दिखा दें। ग्वालियर पहुंची है कूनो से ये मादा चीता, बकरियों का शिकार किया है इसने, लेकिन वन अमला तैनात और रेस्क्यू की कोशिश लगातार की जा रही है।